भैया मान गए यार, लोग बड़े चालाक होते हैं। ये वही सोनम वांगचुक है जिसके ऊपर लगा था NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा हित में धारा में इनको कैद किया गया था, अरेस्ट किया गया था। अब कल वही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो सोनम वांगचुक को हेल्थ का, स्वास्थ्य का कह रहे हैं कि भैया डॉक्टर के परामर्श, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, एडवाइजरी के अकॉर्डिंग वो जो ऐसा बोलें आप उन पर भी ध्यान दीजिए, खाइए पीजिए और स्वस्थ रहिए। ये वही सोनम वांगचुक है जिसको 18 तारीख को या 17 या 18 तारीख को, जिसको जैसे बॉडी होता है ना, हमारे यहाँ तो डेड बॉडी को भी 4 लोग कंधे पर उठा कर लेके जाते हैं। उनको कुछ लोग आए और ऐसे लगता है कि 18 दिन से 20 दिन से बिना खाए हुए व्यक्ति को पर्दे डाल के वाइट कलर का उसको मतलब ढक करके लेके चले गए। भैया राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी बोलेगा, शब्दों पे मत जाइएगा, शब्दों की मीनिंग बहुत गहराई होती है। हमें तो याद है बचपन में हमारी माँ हमको प्यार से बुलाती थी, आओ बेटा आओ, चॉकलेट देती थी। हम लोग बच्चे थे, आ जाते थे चॉकलेट के लालच में। फिर जो कुटाई होती थी ना, पता नहीं आजकल आप लोग मार खाएं नहीं खाएं, हम लोग घर में बंद कर दिए जाते थे। खेलने जब जाते थे ना तो मम्मा और पापा प्यार से बुलाते थे चॉकलेट के बहाने। चॉकलेट तो देते नहीं थे, वो ऐसा चॉकलेट देते थे दोबारा जब भी बुलाते थे चॉकलेट के नाम पे तो हम लोग समझ जाते थे, लेकिन हम लोग थे उस समय बच्चे, हम लोग पिघल बड़ा जल्दी जाते हैं और अपने दर्द को भूल बड़े जाते हैं बड़ा जल्दी। आपने देखा होगा हर एक युवा, हर एक व्यक्ति, उसके पास उसको जब भी सताया होगा लोगों ने तो अपनों ने ही सताया होगा, लेकिन अपनों ने ही पुचकारते हैं फिर मारेंगे। ये वही बात हुआ, एक ऐसा कैदी है जिसको पानी डाल डाल के भिगो भिगो के और नमक डाल डाल के धीरे धीरे मारा जाएगा और प्यार से मारा जाएगा और तब तक मारा जाएगा जब ना तो मरने देंगे ना तो जिंदा रहने देंगे। इसी के बीच में आपको खिलाते रहेंगे, ना मरने देना है ना जिंदा रहने देना है। ये हमारी समस्या है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या 2-3 और है। हम जब भी बात करते हैं तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। कौन बोल रहा है, नाम बताओ, तो पूरा नाम बताइए। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं ये बता दीजिए। फिर आपकी आइडेंटिटी ऐसे होती है, आपके अंदर योग्यता क्या है, टैलेंट क्या है, आपने अपने जीवन में हासिल क्या किया हुआ है, ये तो मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि भैया नाम बताइए, पूरा नाम बताइए, किस धर्म को मानते हैं। और समाज के बहुत सारे रूढ़िवादियों को, विचार को मानते हैं तो नहीं मानते हैं। तो हम समाज को बता दें भैया हमारी कोई जाति नहीं है, हमारे सुनने वाले हमें पूरे अच्छे से ध्यान दें, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं कि जो लोग हमें जानते हैं और हमें सोचे कि हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो हमारे कास्ट से बिलोंग करता है इसलिए वो हमारा है, तो हम किसी के नहीं हैं। हम हर उस अच्छे इंसान व्यक्ति के लिए जो हैं जो समझदार है, तार्किक बात करता है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है। हम हर उस उम्र के व्यक्ति की सम्मान करते हैं, चाहे 10 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, जो सम्मान देता है, सम्मान के साथ बात करता है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। हम हर उस व्यक्ति का नज़रअंदाज करते हैं या हम सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करेंगे जीवन तक, ये हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन है। जिसके पास बुद्धि 1% नहीं है, बस शरीर से वो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के हो गए हैं, जिसको सो कॉल्ड कहते हैं हम तुम्हारे बाप हैं, ऐसे बेवकूफ़ों से हम इंतफाक नहीं रखते हैं। वो किसी उम्र के बच्चे हों, 10 साल का बच्चा अगर बदतमीजी करता है तो भी इंतफाक नहीं रखते हैं, 100 साल के बच्चे के बदतमीजी करते हैं तो उनसे भी इंतफाक नहीं रखते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमें किसी के ज़िंदगी के अनुभव वो हमारे काम आएंगे। 50 साल के, 60 साल के, हम अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, संकट से गिरेंगे, हड्डी तोड़वाएंगे, सर टूटेगा, शरीर दर्द करेगा, पेन करेगा, जो भी होगी तकलीफ़ें उसका सामना करेंगे, लेकिन अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। और अगर आप अपना रास्ता स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों के रास्ते पे चलने का आप प्रयास करेंगे तो आपकी अस्तित्व कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। इसलिए दूसरों के रास्ते पे ना चल के अपना रास्ता स्वयं बनाइए, अपने रास्ते पर चलिए, अपना मार्गदर्शन स्वयं बने। अपदीपो भव, बुद्ध जी ने कहा हुआ है। सबको पढ़िए, महात्मा गांधी जी को पढ़िए,
श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़िए, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए, राजगुरु को पढ़िए, सुखदेव को पढ़िए, माउंटबेटन को पढ़िए, एरिस्टोटल को पढ़िए, जे.एस. मिल को पढ़िए, कांट को पढ़िए, जितने सारे साइंटिस्ट, आइजैक न्यूटन को पढ़िए, अब्राहम लिंकन को पढ़िए, सभी की बायोग्राफी, जीवन परिचय आप पढ़िए, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी, सीखने को मिलेगा। जितने हमारे राज्यसभा और लोकसभा में संसद हैं, विधायक हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बारे में पढ़िए, अपने जज के बारे में पढ़िए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि आप छोटे छोटे शब्दों को डिकोड करना सीखेंगे। हर एक शब्द के पीछे हिडन जो इंटेंशंस है उसको जानने का कोशिश करेंगे। हर एक वर्ड्स के बारे में आप जानेंगे जो सामने वाला बोल रहा है। किसी ने कहा कि हम इस धर्म के हैं, तो पहले आप तो धर्म तो पढ़ लीजिए, धर्म क्या होता है। धर्म की हजारों परिभाषा है, धर्म सबके लिए अलग अलग और व्यक्तिगत चीज़ें होती है। किसी चीज़ को हम जज नहीं कर सकते हैं, हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग है। किसी के लिए पैसा कमाना धर्म है, किसी को सेवा करना धर्म है, किसी का दूसरों का रक्षा करना धर्म है, किसी के लिए अपने बच्चे का पालन पोषण करना धर्म है, किसी के लिए राज्य का सेवा करना धर्म है। सबकी परिभाषा अलग अलग है। हम एक लाइन में किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि ये सही है या गलत है। हमारे नैतिकता में, एथिक्स में, यूपीएससी में एक सिलेबस है जिसका नाम है एथिक्स में, उसमें ये पढ़ाया जाता है कि वो कोई व्यक्ति सिर्फ सही या सिर्फ गलत नहीं होता है, सही और गलत होता है या गलत और सही होता है। उसमें पैरामीटर की कम और ज़्यादा हो सकती हैं। पैरामीटर मेजरमेंट किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई ज़्यादा है या बुराई ज़्यादा है। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होंगी। तो आपसे अनुरोध ये है कि उसकी बुराइयों को इग्नोर करके उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उस अच्छाइयों पे फोकस किया जाए और अच्छाइयों को अपने लाइफ में इंटर किया जाए। क्योंकि जब जैसे ही आप किसी के लाइफ में बैड चीज़ें देखना शुरू करते हैं तो उसकी बैड हैबिट्स आपकी बॉडी में इम्प्लीमेंट या इन्वॉल्व आना शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई व्यक्ति है, उसके अंदर टैलेंट क्या है, टैलेंट को ले लीजिए। बुराइयाँ अगर उसको आप हमदर्द समझते हैं उसको बता दीजिए, अगर वो समझ जाता है तो अच्छी बात है, वरना अपने काम पे फोकस करिए। ठीक है, आप किसी के वेशभूषा से, किसी के डिज़ाइन से, किसी की बॉडी पर्सनालिटी से, किसी की कम्युनिकेशन स्किल से जज मत करिए। कहा जाता है बुक को कवर से जज नहीं किया जाता है। तो हमारा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ इतना ही है कि तार्किक बनिए। कोई समय रखे, नेक्स्ट प्रश्न रख दीजिए। जहां आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा वहीं आप हर एक चीज़ को मानने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। और प्रश्न पे प्रश्न है, इसका मतलब आप रेडी नहीं हैं जब तक आप लड़ाई लड़ते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि नहीं अभी यहाँ तक नहीं, इसके बाद आगे क्या। जैसे वही बात हुआ कि आपकी क्वेश्चंस मार्क जो हैं, WS टाइप क्वेश्चन, जिसे अब 9, 10, 11, 12 में पढ़ा जाता है, क्लास 6, 7 में आप पढ़ते हैं, ठीक है। WS टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि भैया वेयर, हम तो किसी को समझाने का प्रयास करते हैं तो हम कहते हैं 5-6 शब्दों का मतलब, किसी से कोई चीज़ पूछे 5-6 शब्द उसको पूछ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन खुद ही आ जाएगा। कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किसका। जैसे आप कहते हैं हु, वेयर, व्हाट, वाई, व्हेन, होम। तो कहने का मतलब ये था हमारा कि आप क्वेश्चन करिए। आप क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, आप इमोशन में चले जाते हैं। हमारे रिलेटिव हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बहन हैं, ये हमारे अंकल हैं, ये हमारे आंटी हैं। जब आप उनसे कनेक्ट कर लेते हैं ना, फैमिली, आप कनेक्ट करने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको लाठी से मारिए, बट अगर वो गलत है तो प्रश्न पूछिए। अब ये अधिकार आपको संविधान देता है, आपका चेतना देता है, आपका विचार देता है, आपकी अच्छी परवरिश देती है। वो आपका खुद का बेटा भी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उससे भी क्वेश्चन पुटअप करिए, अगर आप उसके हितकारी हैं, शुभ चिंतक हैं। तो शुभ चिंतक नहीं है तो फिर उसकी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए। इसलिए माँ को टारगेट हमेशा किया जाता है कि माँ बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार करती हैं, तो उनकी गलतियों पे पर्दा डालने का कोशिश करती हैं। होता क्या है, वही पर्दा धीरे धीरे जैसे आपने सॉइल पढ़ा होगा तो सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्रेक होते फिर वो चट्टान बनते हैं, वही चट्टान टूटता है, फिर सॉइल बनता है। ये नेचर का लॉ है। जब उसे गलतियों पर्दा डालते एक दिन बड़ा हो गया तो स्टार्टिंग में पेंसिल चुराता था, इरेजर चुराता था, शार्पनर चुराता था, पेन चुराता था, बुक चुराता था, तो माँ उसके परिवार बहुत
खुश होते थे। और जब वही वो बड़ी बड़ी चोरियाँ करने लगेगा, तब एक दिन डकैत बनेगा, रॉबरी करेगा, चैन स्नैचिंग करेगा, बैंक में डकैती करेगा, तब क्या करेंगे आप? ये बीज बोया किसने? इसलिए अपने बच्चों को इतना समझदार बनाइए। 25 साल, 30 साल, 35 साल के युवा का सारा डिसीजन आप ले रहे हैं। हमें तो शर्म आती है इस देश के पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर कि उनके माता पिता ने उनका कैसा पालन पोषण किया, कि उनको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हर एक चीज़ माता पिता से पूछ लेते हैं। माता पिता इसमें बड़े अपने आप को अहंकारी मानते हैं कि देखा मेरा बेटा मुझसे बिना पूछे कोई काम ही नहीं कर सकता, तुम्हारे बेटा इतना नालायक है, कोई बात इतना बुद्धि नहीं है, तुमसे बिना पूछो कहीं काम न कर पाए। बाकी अब समझदार हैं। ये राजनीति है बाबू, राजनीति। चाणक्य नीति पढ़िए, विदुर नीति पढ़िए, बड़ा मज़ा आएगा। पढ़िए बुक्स। अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने ज़िंदगी से और सच्चाई से मुलाकात करते हैं। कठोर तो होता है पीना कठोर होता है, बट समझदारी आ जाती है। फिर आपको कोई मिसयूज नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, आपको बहका नहीं पाएगा। और अगर आप संघर्ष से बचना चाहते हैं, तकलीफ़ से बचना चाहते हैं, जो कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हमने जब संघर्ष से बचा, तकलीफ़ से बचा, क्योंकि हम बहुत छोटे उम्र में डिसीजन ले लिए थे और बाद में पता नहीं चला था भाई ये बाउंडर ऐसा है। हमें तो लगता था सब हमारे अपने ही हैं, सारे रिलेटिव हमारे अपने हैं, सारे अपने अपने हैं। लेकिन जब अपने मार्ग पे चलने लगते हैं तो वो अपने भी रास्ता अलग कर लेते हैं। मतलब उनकी भी मजबूरी होती है, वो व्यक्तिगत हानि होगी उनकी अगर आप आपसे जुड़ते हैं तो, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे संघर्ष है। सभी संघर्ष के रास्ते में नहीं चलना चाहते हैं, उनके भी परिवार हैं, बाल हैं, बच्चे हैं, सब अपने अपने ज़िंदगी में बिजी हुए हैं। लेकिन फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको क्या चाहिए। और अगर कोई और डिसाइड कर रहा है तो फिर ये तो हमारे देश के लिए और हमारे लिए चिंता की बात है। तो इस पर ज़रूर विचार करिए, अपना मार्ग स्वयं बनाएं। धन्यवाद।